हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चे हम सीयूईटी यूजी के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, अब एनालिसिस करने का मेन रीजन ये है कि एक तो हमको पैटर्न समझ में आ जाए, यानी सीयूईटी क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। दूसरी, विद इन द वीडियो हम काफी सारी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमको अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है। ठीक है, एंड तीसरा, हम उन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो हमारे मार्क्स कटवा सकती है। राइट, ठीक है। सबसे पहले एक सबसे मेजर डाउट है सिलेबस को लेकर के। सिलेबस के अंदर चेंजेस हैं ऑब्वियसली। जो हमारा 12th बोर्ड का सिलेबस होता था उसमें काफी सारे चैप्टर्स को या तो डिलीट कर दिया गया था या उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स को एलिमिनेट कर दिया गया था। राइट, लेकिन सीयूईटी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके जितने भी डिलीटेड चैप्टर है सबके सब आने वाले हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है सोर्स। अच्छा, अब हमें पढ़ना कहाँ से है? तो सोर्स हमारा वही है, एनसीईआरटी। एनटीए ने खुद से क्लैरिफाई किया है कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी हमारे लिए क्या इनफ है? तो इनफ नहीं है। एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी से अभी तक हम 12th बोर्ड का जो पेपर था बच्चे, वो सब्जेक्टिव था। ठीक है, सब्जेक्टिव अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप कहीं ना कहीं से 4-5 पॉइंट मिला करके लिख दोगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो सीयूईटी है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। डेट्स को ध्यान रखना है, ट्रीटीज कौन कौन सी हुई है उनको ध्यान रखना है, क्या क्या मेजर इवेंट्स है उन सब चीजों को ध्यान रखना है। साथ के साथ हमें काफी सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अब ठीक है, हमें मॉक पेपर लगाने पड़ेंगे ताकि हमें समझ में आ सके कि हम किस क्वेश्चन को कितने टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, क्या मिस्टेक्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज है जिससे हम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मॉक्स या फिर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मेजर अपडेट ये है कि आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम जो चैनल मैंने बना दिया है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज आप पॉल साइंस और जियो दोनों ही जो एग्जाम है या सीयूटी के और भी जो मेजर अपडेट्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, पोल साइंस के लिए और ज्योग्राफी के लिए मैं स्पेसिफिकली कंटेंट लेकर के आने वाली हूँ सीईटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आप खुद भी सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो अगर कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब विद इन द वीडियो मैं आपको बताती चलूंगी कि क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए या क्या मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्ट्रैटेजी थी नॉन कांग्रेसिज्म की, वो किस लीडर ने दी थी। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो तुमको डायरेक्टली आंसर पता हो, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। नहीं पता तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको याद आएगा कर्पूरी ठाकुर के बारे में हमने पढ़ा था कि बिहार के सीएम हुआ करते थे, है ना। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वीवी गिरी की अगर हम बात करते हैं तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में इनकी बात करी थी, तो ये दो ऑप्शंस हमारे कट गए। ठीक है, अब कंपटीशन बचता है मुरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के बीच में। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको याद आएगा कि 1969 में जब इलेक्शंस हुए थे, जब जयप्रकाश नारायण ने एक नॉन कांग्रेसिज्म नाम से स्ट्रैटेजी निकाली थी जिसमें बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने साथ में मिलकर के इलेक्शंस को कंटेस्ट किया था। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चे, चिपको मूवमेंट का अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो सेकंड बुक है उसमें से इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। उसमें काफी सारी मूवमेंट्स का जिक्र किया गया था, चिपको मूवमेंट, एंटी अरब मूवमेंट और भी बहुत सारी। ठीक है, तो ये वहां से है। अब हमें सीयूईटी के लिए पढ़ना है। ठीक है, ऑल्दो बोर्ड्स के लिए जितने भी चैप्टर्स आने थे उन सबकी वन शॉट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, आप वहां से चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आई ट्राई कि जिन चैप्टर्स को हमने बोर्ड्स में नहीं पढ़ा है और जो सीयूईटी में आ रहे हैं उनकी भी मैं वन शॉट लेकर के आ सकूं। ठीक है, देखते हैं क्या रहता है उसका। बट अभी क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आपने फिगर आउट करना है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकंड ऑप्शन की तरफ आता है तो लिखा गया है कि जो मूवमेंट थी इसके अंदर विलेजर्स ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, बिल्कुल किया था। और कमर्शियल लॉगिंग के अगेंस्ट, यानी उन कंपनीज के अगेंस्ट जो वहां से प्लांट्स को डिफॉरेस्ट करके लेकर के जा रही थी। ठीक है, तो ये भी सही है। सी अगर हम देखते हैं तो ये मूवमेंट जो थी इसने फोकस किया था ओवर द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ आदिवासीज और दलित के राइट की बात की थी, तो नहीं। ठीक है, इसी चैप्टर में एक और मूवमेंट है स्पेशली आदिवासीज और दलित के राइट के बारे में बात करने के लिए कि काफी सारी एसोसिएशंस आई थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी ये चैप्टर पढ़ लिया वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखो कौन से ऑप्शंस है जिनमें सी है। फर्स्ट में है तो ये आंसर नहीं होगा, थर्ड में है तो ये भी नहीं होगा, फोर्थ में है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो स्टेटमेंट को एनालाइज करो और उस अकॉर्डिंग आप फिगर आउट करके अपना आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंसिडेंट्स को अरेंज करना है, यानी कौन सा सबसे पहले हुआ, असेंडिंग में एक तरीके से, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, राइट, इस तरीके से। अब इसके लिए या तो आपको डेट्स आनी चाहिए डायरेक्टली कि आपको डेट्स याद है।
ठीक है, डेट्स याद नहीं है तो आपने क्या करना है, हमारी जो बुक है ना यार, वो ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है या ये जो पॉइंट है ये किस चैप्टर से आया है, तो उस अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट से देखते हैं कि मंडल कमीशन तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो ये तो पहले तो नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलता है असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। अब काफी बच्चों को याद होगा 1991 में हुआ था। ठीक है, मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर 2004 में बने, यानी 2000 के बाद बने। ठीक है, फर्स्ट टाइम कोलिएशन गवर्नमेंट 1989 में आई थी। ठीक है, अब जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इन सब में सबसे लास्ट में तो मनमोहन सिंह जी आए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड यहाँ से एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब कंपटीशन बचता है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ में। ठीक है, अब देखो थर्ड के अंदर देखते हैं, लास्ट में सी है, इसमें भी लास्ट में सी है, सही है, ये हो गया। बाकी ऑप्शंस को अगर हम फिगर आउट करते हैं तो पहली बार कोलिएशन गवर्नमेंट, पहले कोलिएशन गवर्नमेंट आई थी और इसी ने आ करके फिर इसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया था, यानी सबसे पहले जो हुआ था दैट इज डी। ठीक है, 1989 में आई थी, फिर इसने 1990s के आसपास या 1991 में ही इसको इंप्लीमेंट किया था, तो पहले डी हुआ था। ठीक है, यहां से हमारा आंसर निकल जाएगा कि पहले डी हुआ था, सी हुआ था, राइट, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही निकल जाएगा। और डेट्स याद है तो वेल एंड गुड, लिखो कि पहले क्या हुआ था, पहले कोलिएशन गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद इन्होंने आके मंडल कमीशन यानी ए को इंप्लीमेंट किया था, उसके बाद राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, और फिर लास्ट में मनमोहन सिंह जी आए थे, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। डी ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं कि आपने स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, ये किस चीज के बारे में बात हुई थी, तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था उस टाइम पे ये स्टेटमेंट दी थी किसी एडिटर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ो। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको याद सही से याद आएगा। अच्छा, याद आएगा। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये इसका आंसर है, लेकिन ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, कोल्ड वॉर में, जो हमने बोर्ड्स में नहीं पढ़ा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काफी सारे चैप्टर है, कोल्ड वॉर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक हमने वो मूवमेंट्स वाला देख लिया, इन दो चैप्टर को तो आप एटलीस्ट पढ़ लेना, राइट। ओके, तो इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे चारों स्टेटमेंट को तो आपको समझ में आएगा कि जो ईस्टर्न लाइन्स था उसको सोवियत यूनियन को ही बोला जाता था और उन्होंने ही अपने पैक्ट का नाम वर्सो पैक्ट अडॉप्ट किया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड दे दो। ओके, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब यहाँ पे काफी बच्चे गलतियां करेंगे। सारे जो ऑप्शंस है वो डेट्स में है, या तो आपको डेट्स आती हैं, ठीक है, अब डेट्स एक की नहीं, 2 3 4 5 चारों ऑप्शन की सही होनी चाहिए। ठीक है, अब काफी बच्चों को क्या करना चाहिए जिनको डेट्स नहीं आती है या इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। अब कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, इनके सिर्फ नाम आए हैं हमारी बुक में, कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में सिर्फ एक जगह, इनको डिटेल में डिस्क्राइब भी नहीं किया है, तो मैक्सिमम बच्चे जो होंगे उन्होंने इनके बारे में पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इसके ऊपर अपना टाइम ही वेस्ट मत करो, राइट। इसके ऊपर आप एक सेकंड भी वेस्ट मत करो, इसको स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, राइट। बिकॉज ना तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है, एंड अगर आप तुक्के भी मारोगे तो आप एक का मार लोगे, 2 को मार लोगे, चारों का तो मारना एग्जैक्ट सेम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जिनको डेट्स आती है वो कर सकते हैं, जैसे कोरियन वॉर जो हुआ था दैट हैपेंड बिटवीन 1950 टू 53, तो हम देख लेते हैं बी का जो है दैट इज फर्स्ट, बी का फर्स्ट यही वाला ऑप्शन है, तो यहीं से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को पता है, राइट। तो सोवियत हंगरी के अंदर सोवियत ने हंगरी पे इन्वेड किया था 1956 में। ठीक है, और वियतनाम वार हुआ था, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको नहीं आता है तो टाइम वेस्ट मत करो, साथ के साथ एक नेगेटिव मार्किंग भी लेकर के जाओगे, राइट। आगे चलते हैं कि 2014 में इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी जो हमने इंडिया ने अडॉप्ट की थी उसको क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया गया था ऑप्शन नंबर 4 एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इजी भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको काफी बार ऐसा लगेगा कि यार ये क्यों नहीं पढ़ा, शिट इतना इजी था, है ना। तो मेक श्योर करो कि एनसीईआरटी की एक एक बार थॉरो अच्छे से रीडिंग कर लो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट में लिखा गया है कि पोस्को प्लांट के अगेंस्ट किसमें प्रोटेस्ट किया गया था, तो ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। ये भी मूवमेंट वाले चैप्टर में है, वो पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लिक हो जाएगा, क्योंकि पोस्को में तो उड़ीसा के लिए हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अफ्रो एशियन के लिए बांदुक कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी, ये भी फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, तो देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये है कुछ किसान एक तरीके से सॉरी फार्मर यूनियंस हैं ये सारी। ठीक है, अब इसमें भी तुक्का लगाना या पढ़ा होना बहुत कम बच्चे हैं, या तो जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं वही कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने स्किप करना है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, एक नजर लगाओ, नहीं आ रहा समझ स्किप करो, बाद में देख लेना। ठीक है, देखो इसका अगर हम एग्जैक्ट आंसर लगाएंगे तो ये है कि भारत किसान यूनियन राजस्थान की थी, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें डी का फोर्थ है तो वो थर्ड ही है, और यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सहकारी संगठन कर्नाटका का था, मजदूर किसान शक्ति संगठन हरियाणा का था, और रायता संघा महाराष्ट्र की थी। ठीक है, अगर आता है तो टाइम लगाओ, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
ठीक है, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन सोवियत यूनियन। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ था। ठीक है, इनमें देखते हैं। तो पहला लिखा गया है लुथनिया बिकम द फर्स्ट ऑफ द सोवियत। ओके, पहले से ही स्टार्ट करते हैं। पहले चारों स्टेटमेंट्स को आप एक सेकंड लगा के पढ़ लो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सी आएगा कि माइकल गोर्बाचेव जनरल आए थे कम्युनिस्ट पार्टी के, राइट। उसके बाद ही तो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस आएगा। तो सी वाले ऑप्शन देखो कौन कौन से है, एक फर्स्ट है एक फोर्थ है, यानी थर्ड को काट दो और सेकंड को काट दो। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। सी के बाद इसमें लिखा गया है, दोनों में डी है, तो सी के बाद डी हुआ है डेफिनेटली। पहले सी हुआ है फिर डी हुआ है, लुथनिया ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, उसके बाद देखो, गोर्बाचेव ने जब रिजाइन दिया, गोर्बाचेव ने रिजाइन जब दिया था जब यूएसएसआर पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी, यानी तब आजाद। ठीक है, तो डेफिनेटली पहले ए हुआ होगा। बाकी के 3 बाल्टिक जो रीजन्स थे, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्होंने इंडिपेंडेंस पहले घोषित कर दी थी, लेकिन ये यूएन के मेंबर्स तो बाद में बने हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, पहले माइकल गोर्बाचेव सी डी देन बी ए, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यूएन के मेंबर वो बाद में बने हैं, ऐसा नहीं है कि 1991 के अंदर ये होते के साथ ही। ठीक है, तो उसके बाद गोर्बाचेव ने रिजाइन दे दिया और फिर जो 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी, एस्टोनिया, लैटविया और लुथनिया, भी यूएन के मेंबर्स बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आपने क्रोनोलॉजी बतानी है अगेन। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक्सपेक्ट करके चलो। ठीक है, और तो इसीलिए ध्यान रखो कि जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो ध्यान रख लो कि किसके बाद क्या हुआ। देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पहले आया था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख लो। बाद में आया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी पहले ये है फिर ये है। ठीक है, ओके। गोवा सेकंड स्टेट हमारा 1987 के आसपास में बना था, और राजीव गांधी लालडेंगा अकॉर्ड ये मिजोरम वाला है, ये 1986 का कुछ केस है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे आइडिया लगाते हैं तो सबसे पहले सी हुआ है, फिर उसके बाद ऑपरेशन बी हुआ है, सॉरी ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये हमारा मिजोरम वाला केस हुआ है, और लास्ट में गोवा हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन देखो, सी डी बी है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। टुडे इज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, डोंट लेट द लाइट गो आउट ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी। अच्छा, अब डेमोक्रेसी से अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे और पहला ही ऑप्शन देखोगे, फ्री जेपी कैंपेन, राइट। तो जेपी जयप्रकाश नारायण है जेपी का मतलब। उन्होंने जो 1975 में जब इमरजेंसी लग गई थी, उसके बाद मेजर जो इनके नारे थे दैट वर ऑल अबाउट डेमोक्रेसी ओनली, कि डेमोक्रेसी फ्री करनी चाहिए, सेव डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आएगा। ठीक है, बिकॉज अगर हम ऐसे देखते हैं तो प्लानिंग भी हमने स्टार्ट में अडॉप्ट कर ली थी। इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की भी बात हुई थी कि सबके लिए प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज आएगी। ठीक है, इसके अलावा रीजनल ऑटोनॉमी भी हम फर्स्ट फेज के बाद से ही एड्रेस करने लग गए थे। कश्मीर वाला इशू था या प्रिंसली स्टेट्स वाला इशूज था ना। प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1991 के बाद आया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसवीडी। फुल फॉर्म ऑफ एसवीडी है संयुक्त विधायक दल। अच्छा, ये जो एरर स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, ये लास्ट टाइम क्योंकि नया नया मॉडल था तो ये एनटीए की तरफ से ही थी, राइट। बट अभी पीजी के पेपर हुए हैं काफी स्मूथली हुए हैं, राइट। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, बिकॉज लास्ट ईयर तक समझ नहीं आ रहा था, काफी बच्चों के एग्जाम छूट गए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट अभी सारी प्रॉब्लम्स एनटीए ने रिजॉल्व कर दिया और काफी बेटर हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, अगर हम पेपर देखते हैं तो, राइट। आगे अरब स्प्रिंग कब आई थी? अरब स्प्रिंग 2010 के आसपास आई थी। ठीक है, कहाँ आई थी? सबसे पहले तुनिशिया में आई थी। कौन से चैप्टर में पढ़ा है? सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, राइट। ओके, आगे देखते हैं। राइट द फुल फॉर्म, ये रियल नहीं है, फुल है ये, LTTE। तो जिन बच्चों को याद है, सो दैट इज लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इलम की स्पेलिंग गलत है, ELEM है। ठीक है, बट आपको यही टिक करके आना है, ये ना कि टिक ही ना करके आओ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। मंडल कमीशन को ऑफिशियली सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा गया था। इन्होंने किसके लिए रिजर्वेशन मांगा था? ऑप्शन नंबर थर्ड, अदर बैकवर्ड क्लासेस इज द राइट आंसर। तो देखो, काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि जब आप पहले राउंड के अंदर अगर आप मॉक्स भी दे रहे हो या प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो जितने क्वेश्चंस आते हैं ना अच्छे से उनको टिक करो। जो नहीं आता उन पर टाइम वेस्ट मत करो। जब दोबारा से आप आओ उन क्वेश्चंस के ऊपर, तब उनके ऊपर टाइम लगाओ। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट कर दिया, जो क्वेश्चंस आते थे वो भी छूट गए। तो ये गलती भी आपने नहीं करनी है। ओके, ऐसी कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री थी जहां पर 2001 तक लड़ाइयां चली है? सो दैट इज तजाकिस्तान। ये भी हमें सेकंड चैप्टर के अंदर बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? द सोशलिस्ट पार्टी इज द करेक्ट आंसर। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, जहां हमने कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को डिस्कस किया था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट स्टार्टेड द फॉरेस्ट मूवमेंट। तो चील इज द करेक्ट आंसर। चील में बहुत सारी मूवमेंट्स हुई है। ठीक है, ये बेसिक, अगर आप थोड़ी बहुत न्यूज वगैरह देखते हो तो भी आप गेस कर सकते हो।
अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस तारीख को और किस साल में इमरजेंसी अनाउंस की गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25 जून 1975 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट पास हुआ था 1956 में, तो उसने कितने स्टेट्स और यूनियंस बनाए थे? ऑप्शन नंबर फोर्थ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, और मतलब क्लास 12th में मेहनत की है, तो ये क्वेश्चंस तो बात के ऐसे हैं जो आप इजीली गेस कर सकते हो। जैसे 24 वेरी इजी क्वेश्चन, किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बैंड वैगन स्ट्रैटेजी क्या है। अब ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का हिस्सा है, कोल्ड वॉर का। वहां पे दो स्ट्रैटेजीज बताई गई थी कि एक तो होता है बैंड वैगन, यानी आप क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ अपोजिंग द हेजेमनिक पावर आप उसकी हेजेमनी का बेनिफिट लेते हो। जैसे कि यूएसए अगर हेजेमनी है तो आप रैदर देन उसके एंटी रहे, आप उसी के साथ मिल करके उसकी जी हुजूरी करते हैं एंड उससे काफी सारे बेनिफिट्स ले लेते हैं मिलिट्री टर्म्स के ऊपर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे एटलीस्ट आपको उसका सपोर्ट मिल जाता है। और दूसरी थी आइसोलेशन स्ट्रैटेजी, यानी आप कंप्लीटली आइसोलेट हो जाते हो, आप बाहर के दुनिया से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हो, ना उनकी फॉरेन पॉलिसीज में इंटरफेयर करते हो, एज सच कुछ भी आप मेजर नहीं करते हो, यानी आप एक आइसोलेट हो गए हो एंड विद इन कंट्री अंदर ही अंदर आप अपनी डेवलपमेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे चाइना ने किया था 1972 तक, राइट, हमने एशियन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आपने पॉइंट्स को कोरिलेट करना है। आगे चलते हैं। हु इज नॉन एज द फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल जफर खान। पहले चैप्टर में ही पढ़ के आए थे कि ये नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वुड यू कंसीडर एज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी? ठीक है, वन बाय वन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला है, इंडिया अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहता है ताकि इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म कर सके। सही है ये? ठीक है, सॉरी, सही है ये। हाँ, मैं क्रॉस का साइन पता नहीं क्यों लगा दिया। सेकंड है, इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए है। ओके, थर्ड पढ़ते हैं कि हम अपनी इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सही है, ताकि हम अपने नेबर्स के अगेंस्ट अगर हमारी कोई कंफ्लिक्ट होती है उसको हम जीत पाए। सही है ये भी। फोर्थ है, इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हम इंटरनेशनल नॉर्म्स और ओके डी। अगर आपने एक्सटर्नल अफेयर वाला चैप्टर पढ़ा है ना, या फिर सॉरी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वाला भी अगर आप चैप्टर पढ़ोगे ना जो हमारी फर्स्ट बुक में है, उन सब में ये 3 पॉइंट्स क्लियरली लिखे गए हैं कि एक तो हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, दूसरा हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और तीसरा हम अपने इंटरनेशनल नॉर्म्स या इंस्टीट्यूशंस के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं सो दैट इन फ्यूचर कोई कंफ्लिक्ट ना हो। तो बी यहाँ पे सबसे अनसूटेबल है, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ए सी डी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पर्सन। तेभांगा मूवमेंट, मैंने ये खुद से रिसर्च किया था, ना तो हमारी एनसीईआरटी में कहीं भी तेभांगा मूवमेंट के बारे में पढ़ाया गया है एंड मैंने नेट पे भी सर्च करके देखे ये चारों नाम डालकर, बट मेरे को नहीं मिला है। इनकेस आप में से किसी को ये आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पिन अप करना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम आपने उनको स्किप कर देना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करनी है। अगेन डेट्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब ये जो है ये अगर आप देखोगे ना तो आई गेस ये हमको आपने देखा है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी वाला जो चैप्टर है, या फिर आई गेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, उसमें साइड में टेबल्स दी गई हैं जहाँ पे बहुत सारी डेट्स लिखी गई हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी है एंड हम यूजुअली उनको स्किप करते थे बिकॉज ऑब्वियसली बोर्ड्स में तो क्वेश्चन नहीं आते थे, बट ये टेबल्स आप जरूर से पढ़ना। ठीक है, देखते हैं। ओके, साइनिंग ऑफ अटलांटिक चार्टर। ठीक है, दूसरा है इंडिया जॉइंस यूएन। इंडिया ने, देखो अगर आप आइडिया लगाओगे तो 1945 में यूएन बनी थी एंड वो ऑन एंड अराउंड अगस्त के आसपास बनी थी, तो ऑब्वियसली इंडिया ने तो अक्टूबर में ज्वाइन किया है, अगस्त के बाद ही तो ज्वाइन करेगी, तो यहाँ से हमारा पहला तुक्का निकल जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस। याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, एक सेकेंड, याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। ठीक है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो 3 कंट्रीज थी बड़ी, यूएसएसआर, यूएसए और ब्रिटेन ने मिलकर के डिसाइड किया था कि अब क्या करना है। ठीक है, और मतलब उसमें जर्मनी का पार्टीशन किया गया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 1945 फेब्रवरी। तेहरान कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो तेहरान कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी 1941 के अंदर हुई थी। ठीक है, एंड अटलांटिक चार्टर 1943 में हुआ था। अब अगैन ये जो हमारी एनसीईआरटी है ना उसमें टेबल में ये डेट्स दी गई है। ठीक है, ऑनेस्टली हमने भी कभी नहीं पढ़ी थी, बट हमने क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल में हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी है तो कहीं ना कहीं तुक्का भिड़ गया है। राइट, अगर नहीं आता है तो स्किप कर देना। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा ए का जो आंसर है दैट इज, ए का आंसर इज सेकंड। तो ऑप्शन देखो, ए का आंसर सेकंड किसी में भी नहीं है, तो हम गलत कर रहे हैं। रुक जाओ, दोबारा से देखते हैं। अच्छा रुको, हमारा क्या क्या सही है? बी का फर्स्ट बिल्कुल सही है, ये हमको पता है। ठीक है, सी का फोर्थ बिल्कुल सही है, ये 2 चीजें हमको पता है। तो इनका देखते हैं कि बी का फर्स्ट किस में है और सी का फोर्थ किस में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
हाँ, एक ही ऑप्शन है ये वाला, तो ये वाला सही है। तो बच्चे तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी 1943 में, सॉरी, और अटलांटिक चार्टर 1941 में हुआ था। यहाँ पे हमने थोड़ी-सी गड़बड़ कर दी है, ठीक है? हाँ। एनीवेज़ आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज़ जो सही है उसमें से भी आपका नेगेटिव मार्क जाता चला जाएगा, राइट? आगे चलते हैं। 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ट्राई टू स्टॉप यूजिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ऑब्वियसली यूएसए और यूएसएसआर ने ही करवाई थी ये सारी ट्रीटी। एनटीए में तो बाकी 5 नेशन शामिल थे, लेकिन इसमें यूएसए और यूएसएसआर थे, ठीक है? ये कहाँ से पता चलेगा आपको? चैप्टर नंबर 1 से पता चलेगा, ठीक है? आगे चलते हैं। तो डेट्स दी हुई है, अब हमको अंदाजा लगाना है, ठीक है? तो सबसे सिंपल अंदाजा लगाते हैं। एजेंडा 21 हमको किस में दिया गया था? रियो समिट में, जो कि हुई थी 1992 में। तो सी का तो थर्ड ही है भाई, ठीक है? यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं, ओके। अच्छा, आपको जब आप पेपर देने जाते हो ना, तो वो ऑनलाइन मोड में होता है, लेकिन आपको रफ शीट मिलती है, तो आप इजीली अपना पेन लेकर के जा सकते हो और लिख सकते हो ये सारी चीजें, है ना? ओके। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हमारा 1997 में हुआ था, ठीक है? तो बी का है हमारा, अच्छा सॉरी, इनको हम कैसे लिखेंगे? सी का है थर्ड, ठीक है? सी का है थर्ड, अ इधर लिखते हैं, सी का है थर्ड हमारा। डी का क्या है हमारा? डी का आया हमारा सेकंड, डी का सेकंड। ऑप्शंस देख लो, अभी ऐसे मिल जाए तो आपको, सी का थर्ड और डी का सेकंड। ओके, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट और फोर्थ। अब बचते हैं थर्ड और सेकंड वाला, इनमें से देखते हैं क्या बनता है, ठीक है? आगे देखते हैं। इंडिजिनस काउंसिल 19 एक सेकेंड लग जा। इंडिजिनस काउंसिल कब बनी थी? आई गेस 1959 में बनी थी। नहीं, 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी, ठीक है? और इंडिजिनस काउंसिल 1975 में बनी है। नहीं, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ, इसमें तो मेरे को भी डाउट है। अंटार्कटिका ट्रीटी से आई गेस आपका अभी अभी जो बोर्ड्स हुआ था कल परसों में, उसमें भी आया था ना क्वेश्चन। अंटार्कटिका ट्रीटी कभी हुई है? 1959 में हुई है अंटार्कटिका, हाँ। तो ए का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ए का फर्स्ट है, बी का फोर्थ है, वर्ल्ड काउंसिल 1955 में बनी है, सी का थर्ड है, क्योटो प्रोटोकॉल हमारी 1997 में हुई है। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या एनालाइज किया है कि डेट्स के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है? तो डेट्स तो ऐसा पार्ट है जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, आप याद करने की कोशिश करो। अब ये वाला जो मैच है ना, लिस्ट, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये सारा ही एक इंसिडेंट से रिलेटेड है, चारों के चारों ऑलमोस्ट टर्म्स, इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए। देखो, फर्स्ट गल्फ वॉर को सॉरी, ऑपरेशन जो इराकी फ्रीडम था, ये है हमारा थर्ड चैप्टर से, अगेन जो हमने बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को कंप्यूटर वॉर बोला गया था, बिकॉज ये एक तरीके से लाइव टेलीकास्ट हुआ था। तो हमको पता चल गया कि सी का है भैया फोर्थ, सी का क्या है? फोर्थ। ऑप्शन देखो जिनमें सी का फोर्थ है, यही ऑप्शन निकल जाता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं यही सही हो जाएगा, बट बाकी हम मैच करके देख लेते हैं। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम का हमको दिया गया है कि सितंबर 2001 में हुआ था, हाँ। जब 9/11 वाला अटैक हुआ था ना, तो उसके अगेंस्ट में जो ऑपरेशन चलाया गया था, दैट वाज ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, जिसके अंदर अफगानिस्तान के अल कायदा के जितने भी हेडक्वार्टर्स थे वो यूएसए ने तबाह कर दिए थे, राइट? एंड उसके बाद से ही अफगानिस्तान में मिलिट्री रही है, लास्ट ईयर ही वहां से वो उनकी गई है यूएसए आर्मी, ठीक है? ओके, बी का हमको सेकंड दिया गया है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यही था कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, 9/11 अटैक के बारे में ये सारी चीजें, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट गल्फ वॉर मार्च 2003 में हुआ था, उसी को कंप्यूटर वॉर कहा गया था, और उसी के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसमें 2006 के अंदर सद्दाम हुसैन को मारा गया था, ठीक है? तो थर्ड चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्ड एज द ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन? तो ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, आई गेस 1944 के आसपास एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, जिसमें से काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन के आई थी। आईएमएफ भी वहीं से आया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ भी वहीं से आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक भी यहीं से आया है। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड वुड बी द आंसर, ठीक है? आगे चलते हैं। 34th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी यूएन एजेंसी है जो प्रमोट करती है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन को? सो दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, AIEA, ठीक है? ओके, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ब्रिटेन का जो अटैक था इजिप्ट ओवर ऑन इजिप्ट के सुइज कनाल के ऊपर 1956 में, हाँ, ये हमने पढ़ा था ना कि हम काफी बार सुपर पावर्स को बैलेंस नहीं कर पाते थे, तो हमने इसको कंडेम किया था जब ब्रिटेन ने इजिप्ट की सुइज कैनाल के ऊपर अटैक कर लिया था। तो हमने इसको नियो कॉलोनियल रूल का नाम दिया था कि दोबारा से कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं कि जो एशियन का जो झंडा है, फ्लैग है, उसके ऊपर जो 10 स्टॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो पहला ही ऑप्शन सही है कि ये अपनी 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? अच्छा,
आप बाकी ऑप्शंस भी पढ़ोगे तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कि 10 फाउंडिंग प्रिंसिपल तो नहीं था, ठीक है। इसके अलावा क्रूशियल लीडर्स को भी रिप्रेजेंट नहीं करती है, और 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी रिप्रेजेंट द हार्वेस्टिंग सीजन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कि जो उसकी 10 मेंबर नेशंस थी उनके लिए वो 10 पैडीज के आपने अपने फ्लैग के अंदर डाले हैं, ठीक है। ओके, 37 है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपने मैच करना है, ठीक है। एनडीए यूपीए क्या है, अलायंसेज है, तो हमने देख लिया डी का सेकंड है ऑप्शन, देखो डी का सेकंड, ओके। तो तीनों में ही है, ऐसे नहीं हो सकता। पर्सनल लॉ एंड जेंडर इशू, ये था शाहबानो वाले केस के अंदर, ठीक है। कहा था ना कि जब शाहबानो वाले केस के लिए जजमेंट दी थी उनके फेवर में, तो बोलते थे हमारे पर्सनल लॉ के अंदर इंटरफेरेंस हो गया है, ठीक है। एंड उसके बाद आया था हमारा एक काफी अनजस्ट लॉ जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था, ठीक है। तो हमें पता चल गया सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ, ओके। ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, अब कंपटीशन इनके बीच में है, ओके। ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टी हम पढ़ के आए हैं कॉलिएशन गवर्नमेंट के अंदर। जब 1989 के अंदर कॉलिएशन गवर्नमेंट का एरा आया है तो उसमें हमें देखने को मिला है कि जो रीजनल पार्टीज थी, छोटी पार्टीज थी, उनका बड़ा मेजर रोल रहा है कॉलिएशन गवर्नमेंट में। तो ए का है हमारा थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस को जरूर साथ के साथ एनालाइज करना, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ टेबल देखते जा रहे हो, टेबल के अंदर ये चीज जरूर से करना, या फिर जिन भी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे वाले ऑप्शंस दिए जाते हैं, 3-4 ऑप्शंस इस तरीके से, ओके। हु वाज द लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर जस्टिस अगेंस्ट दलित, भीमराव अंबेडकर, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, 39 है कि आपने मैच करना है, ओके। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। बहुत इजी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस गई थी, तो डी का थर्ड, डी का थर्ड, यानी ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ठीक है। पहले एलिमिनेशन मेथड लगाओ, राइट। भूटान, भूटान की अगर हम बात करते हैं, भूटान से पहले मालदीव देख लेते हैं। मालदीव के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम 2005 में आया, या फिर उससे पहले दो ही पार्टीज या एक ही पार्टी वहां पे रूल कर रही थी। तो बी का है हमारा फर्स्ट, कौन से ऑप्शन है, अच्छा दोनों में ही बी का फर्स्ट है, नहीं इसमें बी का फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, भूटान का फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई है वहां पे 2008 के अंदर, और नेपाल के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आया है 2008 के अंदर। सी का सेकंड, डी का थर्ड, हाँ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, पहले सीएम कौन बने थे जम्मू कश्मीर के, गुलाम मोहम्मद सादिक। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए गुलाम के दो नाम दे दिए, गुलाम नबी आजाद, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले सीएम थे गुलाम मोहम्मद सादिक, शेख अब्दुल्ला जी तो वहां के पीएम थे, सीएम थोड़े ही थे, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी लोग शेख अब्दुल्ला को भी ऑप्शन में डाल आएंगे, बिकॉज काफी बार उसको डिस्कस किया गया, तो नहीं, पहले सीएम थे गुलाम मोहम्मद सादिक, ओके। 41 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर। काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आईएमएफ पीपल की मूवमेंट को कैसे देखता है। हाँ, एक्चुअली में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखती है बहुत सारी, जैसे WTO है वो रूल्स बनाती है, मेरे को लगा IMF है, नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या नहीं है, तो WTO रूल्स बनाती है ना, कि किस तरीके से गुड्स को अक्रॉस बॉर्डर सेल किया जाता है या लाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉर्जन कंट्रीज, वो हेल्प कर सकती है उनको फ्रेम करने में, बट ऐसा नहीं है कि करती है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा डाइसी है। अभी हम थर्ड को ऑप्शन देखते हैं फिर आएंगे। क्रिएटिंग रूल्स फॉर वॉर पीस एंड टेक्नोलॉजी, वो रूल्स बनाती हैं लेकिन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है कि बाकी मेंबर्स माने, तो ये भी डाइसी है। एनीवेज आगे चलते हैं, डाइवर्सिंग रिस्पॉन्स टू द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ पैंडेमिक एंड टैकलिंग द अल्टीमेट प्रॉब्लम, ठीक है, हाँ, ओके। एंश्योरिंग द कंपाइलेंस ऑफ लॉकडाउन इन पैंडेमिक स्ट्रक कंट्रीज, तो ऑलमोस्ट सारे ही सही लग रहे हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से देखेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि इनमें से सिर्फ A, C, D सही है, A, C और D सही है, ओके। दूसरा कहता है B और C दोनों सही है, B और C, ओके। तीसरा कहता है A, C, E, तो हम एक चीज मान के चल सकते हैं कि C तो ऑलमोस्ट है ही, और B और E, फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग द कंपाइलेंस ऑफ, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, जो नहीं है, सॉरी मैं देख रही थी कि कौन से है, तो आई थिंक इसमें से B और E, बी तो है, बी नहीं है, बी का हम एक वो लेकर के चल सकते हैं कि वो अगर कंट्री सॉर्जन है, यानी उसके पास इतनी क्षमता है कि वो खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। सॉर्जन वही तो होता है कि आप सेल्फ रूल कर सकते हो, तो उसके अंदर हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत, राइट। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एक हो सकता है, बट बी के साथ या तो सी आएगा, ओके, या फिर ई आएगा। आई थिंक बी एंड सी होगा, अगर ऐसा केस है तो बी एंड सी है कि वो रूल्स नहीं बनाती हैं, बना भी सकते हैं, बट आई थिंक बी एंड सी है। बाकी आप कमेंट्स में बता देना, ठीक है, कि क्या होता है। आगे चलते हैं, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफी डाइसी से होते हैं, राइट।
ओके, एनीवेज आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेल आउट स्टेट्स। अच्छा, 2009 के ग्रेट रिसेशन के टाइम पे आईएमएफ ने इनको रिवायतें दी थी, यानी छूट दी थी एक तरीके से। 2009 का जो पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आ गया था, मंदी आ गई थी, तो ऑब्वियसली इनको लोन दिया था, फाइनेंशियल हेल्प की थी, तो कौन कर सकता है? वो आईएमएफ कर सकता है। आगे चलते हैं, तो इसमें सी ओनली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 43rd क्वेश्चन आ जाता है, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ये अगेन हमको नहीं दिया गया है, ना हमको पढ़ाया गया है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। द मैंडेट ऑफ वर्क, द जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रेस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग द मेंबर कंट्रीज। अच्छा, मैंने जब पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने रेस से मतलब समझ लिया था कि रिलीजियस या फिर कलर के बेसिस पे, बट इसका मतलब ये नहीं है। रेस से मतलब यहाँ पे वो भी है, जैसे एशियन की अगर हम बात करते हैं, तो एशियन के जो मेंबर स्टेट्स थे उनका कहीं ना कहीं सेम कल्चरल हेरिटेज रहा है, सेम हिस्ट्री रही है, सिमिलर उनकी एथनिसिटी है, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज की भी ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है। द पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या लिमिटेड मेंबरशिप। ऑप्शन देखते हैं, जब ऐसा समझ में ना आए, पहले तो यही देखो, नहीं समझ में आता तो ऑप्शंस पे आओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है कि बी, सी और डी सही है। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रेस एंड पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। आई थिंक पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगा। हाँ, आई डोंट थिंक। ओके, आगे देखते हैं, सी एंड डी है। ओके, तो इस अकॉर्डिंगली ए बी ई है, लिमिटेड मेंबरशिप भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, तो विल गो विद बी सी डी। अब ये वाला क्वेश्चन भी डाउट है, मेरे को नहीं पता ऑनेस्टली। 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो नहीं पता। एक तो ये वाला, ठीक है, दूसरा हमारा जो अभी हम इससे पहले डिस्कस करके आए थे, और तीसरा वो इमेज वाला। तो काफी सारे ऐसे डाइजी क्वेश्चन है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि इन क्वेश्चंस को स्किप कर दो, ना तो इनके ऊपर टाइम वेस्ट करो, ठीक है। साथ के साथ आप नेगेटिव मार्किंग भी लेके जाओगे, बट काफी लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि जो वो तुक्के मार के आते हैं वो भिड़ जाते हैं, ठीक है। मार सकते हो आप तुक्के, बट इट डिपेंड्स। देखो, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपका मेजोरिटी पेपर, आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 में से आपको 40 करना है, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मैं कहूंगी कि अगर आपके 25-28 के आसपास अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आप तुक्के बहुत कम मारो, उन क्वेश्चंस पे मारो, या जिनको आपने एटलीस्ट पढ़ा है, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। ऐसे ही क्वेश्चंस जिनके बारे में ना तो आपने कभी देखा है ना पढ़ा है, उनके ऊपर तुक्का मारना अवॉइड करो, बिकॉज आपका अच्छा खासा पेपर चल रहा है, अच्छा खासा स्कोर बन रहा है, ठीक है। काफी बच्चे होते हैं जो लास्ट में उनकी 12-12, 15-15 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड कंसीडर करके देखो, अगर आपके 160-70 के आसपास नंबर बन रहे हैं, एंड उसमें से आप 12 नंबर माइनस करते हो, तो स्कोर बहुत डाउन चला जाता है, ठीक है। तो अगर आपका पेपर इनिशियल स्टेज के अंदर काफी अच्छा जा रहा है, आप 28-29 के आसपास अच्छे खासे क्वेश्चंस कर रहे हो, तो मैं तो कहूंगी तुक्के मारना अवॉइड करो, ठीक है। 1-2 मारा हो, ज्यादा मत मार के आओ, ठीक है, क्या पता किस्मत चमक जाए, राइट। और जिन बच्चों को आता ही नहीं है, उनके 12-15 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तुम तो मारो तुक्के, ठीक है, तुम्हें तो अपनी किस्मत आजमानी है, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आप जब मॉक्स दोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से एनालाइज आ जाएगा कि हम कितने टाइम में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, एंड कितना टाइम हमारे पास बचता है कि हम तुक्के मार भी सके या नहीं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग लॉज रिलेटेड टू ट्रेड बिटवीन कंट्री। लॉ कौन बनाता है ट्रेड के लिए? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड से समझ जाओ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड कोविड-19 एज अ पेंडेमिक। कौन करेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ऑब्वियसली। इजी से क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करो, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारा पैसेज है, हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे, राइट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसके ऊपर मेजर फोकस था? एग्रीग्रेन सेक्टर, इजी, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने ड्राफ्ट किया था? के.एन. राज, सही है। इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान रिलीज किया गया था? देखो यहाँ पे भी दिया गया है पहली लाइन में 1951 के अंदर, तो 1951 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो कौन से इंसान थे जिन्होंने कहा था कि हमें पहले 2 डिकेड्स के अंदर थोड़ा स्लो डेवलपमेंट करना चाहिए? के.एन. राज ने ही कहा था, ठीक है। विच सेक्टर हैज वॉज हिट हार्डेस्ट बाय द पार्टीशन, और कौन सा सेक्टर था जिसको अर्जेंट अटेंशन चाहिए थी? दैट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस था, जो वीडियो था, वो खत्म होता है। तो हमने देख लिया कि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट राउंड के अंदर क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे से वो कर लेना है, ठीक है। सेकेंड राउंड के अंदर हम क्या करेंगे, जिन क्वेश्चंस के ऊपर हमें थोड़ा सा डाउट था, अच्छा गाइडलाइन सही से पढ़ना, ठीक है। गाइडलाइन में एक ऑप्शन होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, तो जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, उनको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो, और लास्ट के अंदर आकर के जब आपके पास टाइम बचे फटाफट से उनको देख लो। अब ऐसा नहीं है कि मार्क फॉर रिव्यू के नंबर नहीं मिलेंगे या नहीं कटेंगे, सही है तो मिल जाएंगे, वो भी चेक होते हैं। मार्क फॉर रिव्यू से ये होता है कि आपको उन क्वेश्चंस को स्क्रॉल करने में आसानी होती है। टैब बना होता है साइड में, आप मॉक देके देखना कि 50 क्वेश्चंस के बीच में अगर आप देखोगे कि कौन सा किया है कौन सा नहीं, तो बहुत टाइम लगेगा। मार्क फॉर रिव्यू में जाओगे तो आपको डायरेक्टली वो लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने डाइसी थे, ठीक है। पहले राउंड में जो ऑल ओके हैं, जो बिल्कुल आते हैं अच्छे से, वो कर दो। दूसरे में ऐसे जिनके ऊपर थोड़ा सा आपका डाउट था, जिन पे टाइम लगेगा लेकिन इतना टाइम
नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद भी थर्ड राउंड अगर आपका बचता है तो तुक्कों का आपने खुद देखना है कि आपका पेपर कैसा जा रहा है। अच्छा खासा जा रहा है तो उसको मत बिगाड़ो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पे तुक्के मत मारो, उन पे गेस मत मारो जो आपने देखे ही नहीं है, जिनके बारे में आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। जिनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है, उनको कर लो, तो इससे अकॉर्डिंग करो। बट मेक श्योर करो कि फर्स्ट राउंड में सारे अच्छे वाले क्वेश्चंस कर जाओ, ताकि अगर एंड में ऐसा ना हो कि आपको आता हो क्वेश्चन और आप टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो जल्दी कर सकते हो उनको करो। बाकी यही है कि चैनल के ऊपर और काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट। बाय बाय।